24 दिसंबर 1999 एक ऐसा काला दिन जब लग गई थी 179 लोगों की जान दांव पर। एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना जब 5 तालिबानी आतंकियों ने काठमांडू से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को कर लिया था हाईजैक। वो भयावह 7 दिन जब पूरी दुनिया की नज़र टिक गई थी इस घटना पर, जब पूरी दुनिया ने जाना कि तालिबान कितना खतरनाक है और तालिबान अपनी बात मनवाने के लिए किस हद तक जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सोचा, हम उसी काले दिन, उसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की बात कर रहे हैं जिसे लोग कांधार हाईजैक के नाम से जानते हैं। आज हमारे शो क्राइम कुंडली में हम सिर्फ इस भयावह घटना की ही बात नहीं करेंगे, हम आपके सामने ये भी लाएंगे कि आखिर इस हाईजैक को अंजाम क्यों दिया गया था, आखिर क्या थी उन हाईजैकर्स की डिमांड, कौन थे वो लोग जिनकी रिहाई के लिए 179 लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी गई थी। पर सबसे बड़ा सवाल, तब की सरकार और भारत का इंटेलिजेंस क्यों नहीं रोक पाया इस आतंकी अटैक को? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे, पर पहले आपको बताते हैं कहानी कांधार हाईजैक की। 24 दिसंबर 1999 की शाम 4 बजे एक प्लेन काठमांडू नेपाल के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरता है दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए। इस विमान में कुल 190 लोग थे, 179 यात्री और क्रू मेंबर थे 11 और 5 आतंकवादी। इस प्लेन को उड़ा रहे थे कैप्टन देवी शरण और उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर राजेंद्र कुमार और फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार जागिया। फ्लाइट उड़ान भरने के आधे घंटे बाद जैसे ही इंडियन एयर स्पेस में एंटर करती है तब 5 लोग उठते हैं। ये 5 लोग थे इब्राहिम अथर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और शाकिर। और ये 5 लोग थे पाकिस्तानी। ये उठते हैं और तकरीबन 4:45 बजे के करीब पूरे प्लेन को अपने कब्जे में कर लेते हैं। ये हाईजैक पिछले 2 महीनों में प्लान किया गया था और इन आतंकवादियों और इनके साथियों ने इसके लिए काठमांडू के कई चक्कर लगाए थे। सूत्र तो यहाँ तक ले जाते हैं कि ये सब दाऊद इब्राहिम की देखरेख में हुआ। पहले ये हाईजैक 27 दिसंबर को होना था, पर इसकी डेट बदल दी गई। इन आतंकियों ने अलग अलग नाम और अलग अलग एजेंसी से अपने टिकट बनवाए। अब आते हैं इस बात पर कि एक प्लेन जो काठमांडू से उड़ा वो कांधार कैसे पहुंचा। प्लेन के कप्तान को हाईजैक का पता तब लगा जब एक आदमी गन और बम लिए कॉकपिट में घुसा और बोला कि प्लेन को पश्चिम की तरफ ले चलो। प्लेन ने पश्चिम की तरफ उड़ान शुरू की, पर प्लेन में तेल कम था। कप्तान ने दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। 5 बजे करीब दिल्ली ATS को खबर हुई और उन्होंने भारत सरकार की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को तुरंत इत्तला किया। पर यूनियन सेक्रेटरी प्रभात कुमार ने इस पर विश्वास नहीं किया क्योंकि ये खबर IB या रॉ से नहीं आई थी। जब रॉ ने इस बात की पुष्टि की तो सरकार और प्रशासन हरकत में आई। इतने में आतंकी कैप्टन पर जोर देने लगे कि प्लेन को लाहौर ले जाया जाए। भारतीय ATS ने पाकिस्तान ATS को संपर्क किया, पर उन्होंने लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी। इधर कैप्टन ने खुद भी पाकिस्तान ATS से संपर्क किया, पर मंजूरी यहाँ पे भी नहीं मिली और तेल प्लेन में कम था। दिल्ली जाने से आतंकी मना कर रहे थे, तो प्लेन को अमृतसर लैंड किया गया। इधर गृह मंत्री LK आडवाणी और पंजाब DGP ने मिलकर अमृतसर एयरपोर्ट पर पुलिस बल तैनात की, पर फ्यूल टैंक के आने में देरी देख आतंकियों ने 2 यात्रियों को बुरी तरह घायल कर दिया और प्लेन का जबरदस्ती टेक ऑफ करवा दिया, क्योंकि उन्हें शक हो गया था कि यहाँ वो पकड़े जा सकते हैं। टेक ऑफ से पहले 4 बार कैप्टन ने ATS को संपर्क किया, पर अंत में उड़ान भरने के बाद रेडियो पर यही बोला कि हम यहाँ मर रहे हैं।
प्लेन को पाकिस्तान की तरफ मोड़ा गया, पर पाकिस्तान ATS मंजूरी नहीं दे रहा था और रात के इस समय लाहौर एयरबेस की सारी लाइट्स ऑफ करवा दी गई। इधर प्लेन में तेल की कमी हो रही थी तो कैप्टन ने क्रैश लैंडिंग की सोची। क्रैश लैंडिंग सोच के प्लेन उतारना उन्होंने शुरू किया। ये देख लाहौर एयरबेस ने ना चाहते हुए भी प्लेन को लैंड करने दिया। जब प्लेन लैंड किया तो भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से बात की और बोला कि हमारे हाई कमिश्नर जी पार्थसारथी को इस्लामाबाद से लाहौर भेजा जाए जिससे आतंकी से बात हो सके, पर उनके आने में देरी हो गई। प्लेन रिफ्यूलिंग करवा के 10:32 पे टेक ऑफ कर गया। बाद में पार्थसारथी ने कहा था कि उनको आने में देरी हुई और उन्होंने पाकिस्तान ATS से बोला था कि टेक ऑफ ना करवाए, साथ ही कुछ महिलाओं और बच्चों को रिहा करवाने की भी मांग करे, पर उनकी बात नहीं सुनी गई। अब प्लेन उड़ा तो आतंकी इसे काबुल ले जाना चाहते थे, पर काबुल में रात को लैंडिंग की सुविधा नहीं थी और इधर सारे खाड़ी देशों ने लैंडिंग के लिए जगह नहीं दी। अंत में प्लेन दुबई के अल मिन्हाद में लैंड हुआ। तब रात के 1:30 बज रहे थे। वहां UAE अथॉरिटीज और हाईजैकर्स के बीच नेगोशिएशन हुआ और तेल के बदले 27 यात्रियों को रिहा किया गया। साथ ही बुरी तरह घायल सतनाम और रुपिन कात्याल को भी दुबई में रिहा किया गया, जिन्हें तुरंत भारत भेजा गया, पर रास्ते में रुपिन कात्याल की मौत हो गई। प्लेन को रोकने की पूरी कोशिश दुबई में थी। प्लेन के आसपास ट्रक भी लगा दिए गए थे। कप्तान शरण ने हादसे के बाद बोला था कि मेरे मन में एक बार आया था कि प्लेन को उन ट्रक में क्रैश करवा दूं, पर प्लेन की टैंक फुल थी, इसीलिए उन्होंने नहीं किया और प्लेन को 25 की सुबह 6 बजे टेक ऑफ करवा के कांधार ले जाया गया। कांधार तालिबान के नियंत्रण में था और विमान के वहां उतरने के बाद भारत को हाईजैकर्स तक पहुंचने के लिए तालिबानी अधिकारियों से बातचीत करनी पड़ी। पूरी दुनिया ने कभी तालिबान प्रशासन को मान्यता नहीं दी है, इसीलिए उनसे नेगोशिएट करना थोड़ा मुश्किल था। भारत ने अपने इस्लामाबाद में उच्चायोग से एक अधिकारी को कांधार भेजा और संयुक्त राष्ट्र ने भी अपने वार्ताकार भेजे, पर जब वो वहां गए तो देखा कि तालिबान के हथियारबंद सदस्यों ने विमान को घेर लिया है, जिससे तालिबान की मंशा पर संदेह पैदा होने लगा। पर तालिबान का कहना है कि हाईजैकर्स को बंधकों को मारने या घायल करने से रोकने के प्रयास में इस बल को तैनात किया गया था। लेकिन दुनिया जानती थी कि यह हाईजैकर्स के खिलाफ भारतीय सैन्य अभियान को रोकने के लिए किया गया था। 25 और 26 दिसंबर को भारत ने आंतरिक रूप से बातचीत के लिए चर्चा की। गृह मंत्री आडवाणी ने बंधकों के बदले कैदियों के किसी भी रिहाई का विरोध किया, जबकि विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने तालिबान के साथ बातचीत करने की वकालत की। 27 दिसंबर को भारत सरकार ने गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक काटजू के नेतृत्व में अजीत डोभाल और CD अधिकारियों के साथ वार्ताकारों की एक टीम कांधार भेजी, पर बातचीत आगे नहीं बढ़ी क्योंकि तालिबानी अधिकारियों ने भारतीय विशेष बलों को गुप्त ऑपरेशन का प्रयास करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और अपने स्वयं के विशेष बलों को भी ऐसा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। किसी भी सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए तालिबान अधिकारियों ने बाद में विमान को टैंकों से घेर लिया। डोभाल ने बाद में कहा कि हाईजैकर्स को कांधार में ISI से सक्रिय समर्थन मिल रहा था और ISI ने उन सभी दबावों को हटा दिया था जो भारतीय हाईजैकर्स पर डालने की कोशिश कर रहे थे, जिसका अर्थ यही था कि उनके सुरक्षित निकास की गारंटी थी और उनसे बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हाईजैकर्स को ISI से सक्रिय समर्थन नहीं मिल रहा होता तो भारत अपहरण की गुत्थी सुलझा सकता था। अब धीरे धीरे हाईजैकर्स ने डिमांड रखना शुरू किया। पहले उन्होंने भारतीय जेल में बंद मसूद अजहर की रिहाई की मांग की और कहा कि शर्त पूरी होने पर वो 10 भारतीय व 5 विदेशियों को और अपने पसंद के कुछ अन्य यात्रियों को रिहा कर देंगे। भारत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया और कहा कि जब तक अपहरण को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए सभी शर्तें निर्धारित नहीं की जाती तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। फिर 27 सितंबर को हाईजैकर्स ने 3 मांगे रखी। पहली, विभिन्न भारतीय जेलों में बंद 36 आतंकियों की रिहाई।
दूसरी, हरकतुल मुजाहिदीन के संस्थापक सजाद अफगानी के शव की वापसी। तीसरी, 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर, वो भी नकद में। पर भारत ने मना कर दिया, तो उन्होंने अपनी डिमांड बदली और 3 लोगों की मांग की। ये 3 लोग थे मुश्ताक अहमद जरगर, अहमद उमर सईद शेख और मौलाना मसूद अजहर। आइए अब इन 3 आतंकियों के बारे में जानते हैं जिनके रिहाई की मांग इन हाईजैकर्स ने की थी। पहले आते हैं मुश्ताक अहमद जरगर पर। मुश्ताक अहमद जरगर को मुश्ताक लतरम के नाम से भी जाना जाता है। वो कश्मीरी उग्रवाद में सक्रिय एक कश्मीरी आतंकवादी है और आतंकवादी संगठन अल उमर मुजाहिदीन का संस्थापक है। उसने काफी समय भारतीय जेल में बिताया। जरगर कश्मीरी घाटी में श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में पला बढ़ा और 1988 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट में शामिल हो गया। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक अशफाक माजिद वानी के प्रोत्साहन में उसने आज़ाद कश्मीर के लिए युद्ध प्रशिक्षण भी लिया। जब वो 1989 में वापस जम्मू कश्मीर लौटा तो उसने भारत के नवनियुक्त गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद का अपहरण कर लिया। इस अपहरण के बदले उसने अपने 5 साथियों की रिहाई की मांग रखी थी। इसके बाद मार्च 1990 में वानी की मृत्यु के बाद वो वानी के उत्तराधिकारियों हामिद शेख और यासिन मलिक से अलग हो गया और 1991 में उसने अपना स्वयं का आतंकवादी समूह बनाया जिसे उसने अल उमर मुजाहिदीन का नाम दिया। इसके बाद के वर्षों में श्रीनगर में जरगर के खिलाफ कम से कम 3 दर्जन हत्या के मामले दर्ज किए गए जिनमें उच्च पदस्थ भारतीय अधिकारियों की कथित हत्याएं भी शामिल थी। जरगर को 15 मई 1992 में गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। जब IC 814 हाईजैक हुआ तो बंधक सौदे के तहत उसे जेल से रिहा किया गया और पाकिस्तान के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान किया गया। इसके तुरंत बाद जरगर ने मुजफ्फराबाद में अल उमर मुजाहिदीन को पुनर्जीवित किया और जरगर को कथित तौर पर 2002 में पाकिस्तानी अधिकारियों ने वापस गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उसे रिहा कर दिया गया और इस वक्त वो पाकिस्तान में है। अब आते हैं अहमद उमर सईद शेख पर। अहमद उमर सईद शेख पाकिस्तानी मूल का ब्रिटिश आतंकवादी। पाकिस्तानी मूल का उमर लंदन में पैदा हुआ। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उसका एडमिशन हुआ, लेकिन उसने पढ़ाई छोड़ दी और चरमपंथ के नाम पर आतंकवाद के रास्ते निकल गया। 1999 में जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को हाईजैक करके कांधार ले जाया गया था और हरकतुल मुजाहिदीन के जिन 3 आतंकियों को भारतीय जेलों से छुड़वाने के लिए बोला गया था उनमें से एक उमर भी था। उमर भारत के जेल में इसलिए था क्योंकि वो हरकतुल अंसार के तहत 1994 में भारत में आए सैलानियों का अपहरण करते हुए पकड़ा गया था। 1999 में रिहा होने के बाद शेख ने अपने जीवन के सबसे नृशंस कांड को अंजाम दिया। शेख ने 2002 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डेनियल पर्ल को पाकिस्तान में किडनैप करवाया और उसकी हत्या करवा दी। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में विमान का जो हमला हुआ था उसमें भी उमर का नाम आया था। 2002 में अदालत ने उमर को मौत की सज़ा सुनाई थी, लेकिन 16 साल बाद आज भी उसे फांसी नहीं दी जा सकी और वो आज भी जिंदा आज़ाद घूम रहा है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अपनी आत्मकथा इन द लाइन ऑफ फायर में उमर के डबल एजेंट होने का भी जिक्र किया है। अब आते हैं हाईजैकर्स के सबसे बड़े डिमांड पर। उन्होंने डिमांड किया था कि मौलाना मसूद अजहर को रिहा किया जाए और ये पूरी हाईजैक की घटना इसीलिए अंजाम दी गई थी कि मौलाना मसूद अजहर को रिहा करवाया जा सके। बंधक सौदे में रिहा हुआ यह आतंकी इन तीनों में से सबसे खतरनाक था। मसूद अजहर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का संस्थापक है। 1 मई 2019 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया। अजहर का जन्म बहावलपुर, पाकिस्तान में 10 जुलाई 1968 को हुआ था। उसके पिता अल्लाह बख्श शबीर एक सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे और उसका परिवार डेयरी और पोल्ट्री का व्यवसाय करता था। अजहर ने बानूरी नगर, कराची के जामिया उलम उल
इस्लामिया नामक मदरसे में शिक्षा प्राप्त की, जहां उसका संपर्क हरकत उल अंसार से हुआ। जल्द ही अजहर को हरकत की उर्दू भाषा की पत्रिका साद ए मुजाहिदीन और अरबी भाषा की सावत ए कश्मीर का संपादक बना दिया गया। बाद में अजहर हरकत उल अंसार का मुख्य सचिव बन गया और नई भर्तियां करवाने लगा। चंदे इकट्ठा कराना और वृहद इस्लामिक गणराज्य का प्रचार प्रसार करने के लिए देश विदेश की यात्राएं करना ये उसका काम था। इस मामले में वो जाम्बिया, आबू धाबी, सऊदी अरब, मंगोलिया, यूनाइटेड किंगडम और अल्बेनिया की यात्रा उसने की। 1993 में वो अल-कायदा के सोमालियाई समर्थक संगठन अल इत्तिहाद अल इस्लामिया के नेताओं से मिलने नायरोबी, केनिया गया था। अल इस्लामिया ने अजहर के संगठन हरकतुल मुजाहिदीन से अपनी गतिविधियों के लिए पैसे और कार्यकर्ताओं की मांग की। भारतीय गुप्तचर अधिकारियों के अनुसार वो कम से कम 3 बार गृह युद्ध से त्रस्त देश सोमालिया जा चुका था। शुरुआती 1994 में अजहर हरकतुल अंसार के समर्थक हरकतुल जिहाद अल इस्लामी और हरकत उल मुजाहिदीन के बीच खराब होते रिश्तों को सुधारने के लिए श्रीनगर आया और भारत ने उसे फरवरी में गिरफ्तार करके उसकी आतंकी गतिविधियों की वजह से उसे जेल में डाल दिया। 1995 में जम्मू और कश्मीर में कुछ विदेशी पर्यटक अगवा हो गए थे। उनके अपहर्ता, जो स्वयं को अल फरान कह के बुलाते थे, पर्यटकों को छोड़ने की एवज में अजहर की रिहाई की मांग कर रहे थे। हालांकि एक पर्यटक भागने में कामयाब रहा, लेकिन बाकी सभी की अंततः आतंकवादियों ने हत्या कर दी। दिसंबर 1999 में जो कांधार हाईजैक हुआ था, उसके हाईजैकर्स में खुद अजहर का भाई शामिल था और इस हाईजैक का मकसद ही अजहर की रिहाई थी। अजहर को जम्मू की कोट भलावल कारावास से निकालकर कांधार ले जाया गया। जब अजहर को सौंपा गया तो वापस पाकिस्तानी सीमा में वो चला गया, पर पाकिस्तान ने ये जरूर कहा था कि अगर हाईजैकर्स पाकिस्तान की सीमा में पाए जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं। पाकिस्तान की सरकार ने पहले इस बात के संकेत दिए थे कि अजहर को पाकिस्तान में उसके घर आने की इजाज़त दी जाएगी, क्योंकि वहां उस पर कोई मुकदमा नहीं चल रहा। अपने छूटने के कुछ समय बाद ही अजहर ने कराची में संभवतः 10,000 लोगों की एक सभा को संबोधित किया। उसने वहां भारत प्रशासित कश्मीर को आज़ाद कराने की भी कस्में खाते हुए कहा, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि आपको ये बताना मेरा काम है कि मुस्लिमों को तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए जब तक वो हिंदुस्तान को तबाह ना कर दे। भारत ने उसकी आतंकी गतिविधियों की वजह से उसे अपने सबसे वांछित आतंकवादियों की सूची में रखा हुआ है। आगे आते हैं कांधार हाईजैक पर। 30 दिसंबर को रॉ प्रमुख एएस दौलत ने राज्य की जेलों में बंद कैदियों को रिहा कराने के लिए जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से बातचीत की। तीनों कैदियों को रिहा कर दिया गया और कांधार ले जाया गया। इसके बाद हाईजैकर्स ने बंधकों को विमान से उतारने की अनुमति दे दी और अपने हथियार भी तालिबान को सौंप दिए। कई यात्रियों ने बाद में बताया कि हाईजैकर्स ने उन्हें अफगानिस्तान सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त करने तक के लिए कहा था। भारत ने तालिबान को स्पष्ट रूप से बता दिया कि उसे उम्मीद है कि तालिबान अपराधियों को गिरफ्तार करेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। कहीं ना कहीं तालिबान ने अपना असली चेहरा दिखाया और हाईजैकर्स और उन्हें सौंपे गए तीनों आतंकियों को गिरफ्तार करने के बजाय तालिबानी अधिकारियों ने उन्हें देश छोड़ने के लिए 10 घंटे का समय दिया और उन्हें अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर भेज दिया। आज यही आतंकी रह रह के भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। वो भयावह 7 दिन तो खत्म हो गए, पर उसके बाद कई बदलाव किए गए। इस हाईजैक के बाद इंडियन एयरलाइंस ने काठमांडू से आने जाने वाली सभी उड़ानें निलंबित कर दी। नेपाल द्वारा भारत को काठमांडू के हवाई अड्डे पर पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देने के बाद एयरलाइंस ने 5 महीने बाद 1 जून 2000 को अपनी काठमांडू सेवाएं फिर से शुरू की। नेपाल ने एक अतिरिक्त एक्सरे मशीन की भी स्थापना की और हवाई अड्डे पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों द्वारा यात्रियों की अंतिम जांच के लिए भी सहमत हुए। जनवरी 2000 में भारतीय हवाई अड्डों की सुरक्षा केंद्र औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंप दी गई। इस विमान को जांच के बाद इंडियन एयरलाइंस को वापस कर दिया गया और अंततः दिसंबर 2003 में इसे नष्ट कर दिया गया।
29 दिसंबर को भारतीय खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान से मुंबई में अब्दुल लतीफ़ को की गई एक फ़ोन कॉल को इंटरसेप्ट किया था। मामले की जांच सीबीआई ने की। लतीफ़ के साथ साथ हाईजैकर्स को सहायता प्रदान करने वाले दिलीप कुमार भुजेल और एक नेपाली नागरिक यूसुफ नेपाली को दोषी ठहराया गया। लगभग 8 साल की मुकदमेबाजी के बाद 5 फरवरी 2008 को पटियाला की एक विशेष अदालत ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसमें नेपाल और यूएई की सरकारों ने भी जांच में मदद की। वहीं पाकिस्तान सरकार ने इसमें सहयोग करने से साफ इनकार कर दिया। जांच के दौरान शेष 7 आरोपियों जो पाकिस्तान नागरिक थे, उनके गिरफ्तारी वारंट को भारत ने सीबीआई द्वारा पाकिस्तान सरकार को भेज दिया। हालांकि सीबीआई ने इंटरपोल से भी मदद मांगी और 7 के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया, लेकिन अंततः उनमें से किसी पर भी मुकदमा नहीं चलाया गया। 3 सितंबर 2012 को जम्मू और कश्मीर की पुलिस ने मेहराजुद्दीन डांड को गिरफ्तार किया, जिसने कथित तौर पर अपहरण के लिए सामानों की सहायता प्रदान की थी। बाद में यह भी पता लगा कि एक पूर्व रॉ एजेंट द्वारा तोमर को काठमांडू में पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों द्वारा एक भारतीय विमान का अपहरण करने की योजना के बारे में सचेत किया गया था। हालांकि तोमर ने उन्हें डांटा और अफवाहें फैलाने से मना किया। अगर तब तोमर इस रॉ एजेंट की बात मान लेते तो शायद यह हाईजैक नहीं होता, शायद रुपिन कात्याल नहीं मरता और शायद 7 दिनों तक 179 लोगों को डर के सहम के नहीं जीना पड़ता। एयरलाइंस की IC 814 के हाईजैक की शुरुआत से अंत और बाद में कैसे क्या हुआ, इस पर द न्यूज़ 15 अपना दावा नहीं करता। हमने ये कहानी किताबों, अखबारों और बयानों के जरिए ली है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि जिन घटनाओं का जिक्र हमने किया उसे दूसरे तरीके से अंजाम दिया गया हो, मगर आखिर सच्चाई यही है कि आतंकवादियों, तालिबानियों और खासकर पाकिस्तानियों पर कभी कोई भरोसा नहीं कर सकता। फिलहाल द न्यूज़ 15 के आज की क्राइम कुंडली में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आगे आप किस अपराधी के अपराध की दास्तां और उसकी क्राइम कुंडली जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।